यूसीसी पर मेगा सर्वे। जी हां, बहुत बहुत एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूसीसी पर जारी तमाम बहस के बीच सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ा सर्वे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सबसे भरोसेमंद सर्वे है जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। इसमें तमाम वो सवाल पूछे गए जिनका जवाब आपसे जुड़ा हुआ है। तो लगातार इस सर्वे पर हम बने हुए हैं और इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो सवाल इस सर्वे में उठाए गए हैं, जिन सवालों को शामिल इस सर्वे में किया गया है, इनके जो नतीजे हैं, जो सर्वे आया है, सर्वे का जो नतीजा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हमने आपको दिखाया। तमाम सवालों का जो सर्वे है उसके जो नतीजे हैं वो हमने आपको दिखाए हैं। किस सवाल पर कितने लोगों की सहमति है या कितने लोगों की सहमति नहीं है, यह भी हमने आपको दिखाई। और इसके अलावा जिस तरह से हमने आपको बताया था कि यूसीसी के इस सर्वे में अलग अलग आयु वर्ग से सवाल पूछे गए थे और उन्हें 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। 18 से 44 आयु वर्ग, और उसे सवाल पूछा गया था कि क्या सभी पुरुष और महिलाओं को संपत्ति में यानी विरासत से जुड़ा हुआ मामला था कि उत्तराधिकार का समान अधिकार होना चाहिए, यानी पुरुष और महिलाओं को बराबर बराबर उत्तराधिकार होना चाहिए, संपत्ति में विरासत मिलनी चाहिए, जिसमें 83.5% लोगों ने कहा था हां, जो सहमत थे। जो सहमत नहीं थे, जिन्होंने नहीं कहा, वो 10.5% और 6% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इस बारे में नहीं पता है। तो 20 अलग अलग भाषाओं में यह सर्वे किया गया है। 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के दरमियान बीच ये सर्वे हुआ है। 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 2023 के बीच में सर्वे हुआ है। क्योंकि लगातार देश में यूसीसी की मांग उठ रही है, इसकी लॉ कमीशन ने इस पर लोगों की राय जानी है और इस बीच देश का मूड जानने के लिए यूसीसी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश का मूड क्या है, लोगों की राय क्या है, देश की महिलाओं की राय क्या है, मुस्लिम महिलाओं की राय क्या है, इसे जानने के लिए जो सवाल किए उठाए गए और इसे बाकायदा एक सर्वे कराया गया नेटवर्क 18 की तरफ से। और इस सर्वे का जो नतीजा है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इस सर्वे पर हमने देश से रिएक्शन जानने की भी कोशिश की है। अलग अलग स्टेट के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, या इसके अलावा जो जानी मानी पर्सनालिटीज हैं, उनका रिएक्शन भी जानने की कोशिश की है। तो मेगा यूसीसी सर्वे पर अब लोगों की राय भी जानने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और इसमें जो सर्वे आया है, जो नतीजे आए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ बहुत जाने माने चेहरा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। ताहिरा हसन जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और महिलाओं के लिए बहुत काम आप करती रही हैं। ताहिरा हसन जी, बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। और आपको बता दें कि नेटवर्क 18 ने यूसीसी पर अभी तक का सबसे बड़ा सर्वे कराया और उसके नतीजे आए हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान, कानून की जानकार फराह फैज हैं, जो कि सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। फराह फैज जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच न्यूज 18 में। और कुछ और खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। और हमारे साथ फिल्म एक्ट्रेस मिस इंडिया साहिला चड्ढा भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। साहिला चड्ढा जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच न्यूज 18 में। और हमारे साथ कुछ पॉलिटिशियंस भी इसमें जुड़ेंगे, कुछ पार्टियों के लीडर और स्पोक्स पर्सन भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल मैं ताहिरा हसन जी, बहुत दिनों के बाद आपसे चर्चा हो रही है क्योंकि देश में इन दिनों यूसीसी की मांग उठ रही है, एक बहस इस पर छिड़ी हुई है और इस बीच देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 ने यूसीसी पर सर्वे कराया है और लोगों की राय जानने की कोशिश की है। ताहिरा जी, कई सवाल इसमें शामिल किए गए थे। जैसे जैसे डिबेट और चर्चा हमारी आगे बढ़ेगी, उन सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यूसीसी पर देश का मूड जानने की कोशिश की है नेटवर्क 18 ने। ताहिरा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है। देखिए, यूसीसी, पहली बात तो ये है कि एक ये
लोगों के दिमाग में गलत ख्याल है कि यूसीसी सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है। जी। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा इस पे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूसीसी है जो इम्प्लीमेंट करना जो है इतना आसान नहीं है। भले ही आपके सर्वे में बहुत लोग हाँ कह रहे हैं, बिल्कुल औरतों के लिए उनके हुकूक मिलना चाहिए, जेंडर जस्टिस की तरफ ही एक रास्ता है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इसको इसमें इसका इसके लिए कहा गया है, ये है निहित है यूसीसी। लेकिन ये भी कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यू कैन नॉट फोर्स इट, आप फोर्स नहीं कर सकते, आप माहौल बनाइए, उसके लिए माहौल तैयार करिए। लेकिन मेरा मानना है इसलिए कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन इस बात के लिए क्योंकि ये बहुत डाइवर्सिटी है, हर रीजन का अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है। अब आप ये बताइए कि सिर्फ मुस्लिम्स का सवाल, जैसे मैंने कहा था मिताक्षरा, ये ब्रांच है हिंदू लॉ की, ये लड़कियों को नहीं देते, तो ये क्या बोलेंगे? इनका इनका भी सवाल आने दीजिए। ये जेंडर इनजस्टिस है 101%। दूसरा, ट्राइबल्स हैं जो मल्टीपल वाइफ करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सी ट्राइबल जातियां हैं जो मल्टीपल वाइफ करती हैं, उनको कैसे आप करेंगे? उनको स्पेशल स्टेटस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो क्या 371 का क्या करेंगे जो उनको स्पेशल स्टेटस देता है? साउथ में मामा भांजी की शादी है, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ जो है वो बिटिया को होता है, आखिरी जो छोटी बेटी होती है। तो तमाम चीजें हैं जिसमें चेंज करने में टाइम लगेगा, उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं पर्सनल लॉज में, सभी पर्सनल लॉज एंटी वीमेन है, कोई एक पर्सनल लॉ की बात नहीं है। तो वहां पर आप उनको रिफॉर्म कर दीजिए और कोडिफाई कर दीजिए, ये सबसे बेहतर तरीका है। यूसीसी सिर्फ बात होती रहेगी, इसको लाना आसान नहीं है, मैं कह रही इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क जी। इसके लिए कानून बनाना, इसको लाना, ये कोई सिर्फ ऐसे थोड़ी है, इसमें बहुत हमारा कंट्री बहुत डाइवर्स है, उसमें तरह तरह की चीजें हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन भी ट्राइबल्स के लिए देता है उनको स्पेशल स्टेटस, तो 371 पे क्या करेंगे? अभी तो कहा था सुशील मोदी जी ने कि नहीं उनको एग्जेम्प्ट कर देंगे, तो फिर यूसीसी कैसे होगा? उनको निकाल देंगे उसमें से, फिर किसी और को निकाल देंगे, कैसे होगा? और ज्वाइंट हिंदू जो फैमिलीज है उसमें टैक्स का उनको बेनिफिट मिलता है, उसके लिए क्या होगा जी? क्या लॉ कैसे करेंगे? उसको खत्म करेंगे तो क्या करेंगे? वहां से क्या आवाजें उठती है? तो मुझे तो लगता है मुसलमानों को तो इस पे आवाज उठाना ही नहीं चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड 100 पेज का क्या लिख के भेज रहा है, आई डोंट नो। ये तमाम पूरे इंडिया का मसला है। तायरा जी आपका मानना है कि आगे आगे अभी जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल एक तरह से होगा। हम असल में नेटवर्क 18 के इस सर्वे पर भी आप लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और डिफरेंट स्टेट से लोगों की जो राय आई है वो भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। मैं साहिला चड्ढा जी आपके पास आना चाहूंगा। साहिला जी, नेटवर्क 18 का जो सर्वे था इसमें जो इंपॉर्टेंट कई सवाल किए गए थे और एक सवाल यह भी था कि क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेना और विरासत जैसे जो व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का क्या समर्थन करते हैं, जिसमें 67% लोगों ने कहा था कि हम इसका समर्थन करते हैं, मतलब इसके साथ में, क्योंकि अलग अलग रिलीजन में आप देख लीजिए कि शादी के लिए, तलाक के लिए और विरासत के लिए अलग अलग कानून है, तो एक देश और एक कानून होना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूँ इससे कि एक देश एक कानून होना चाहिए जी, क्योंकि ये नॉट ओनली हमारे कंट्री में, इवन अमेरिका में बोलिए या पाकिस्तान बोलिए या बांग्लादेश बोलिए या कोई भी दूसरा देश बोलिए, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने यूनिफॉर्म सिविल लॉ यूसीसी अपनाया है और ये अपनाना चाहिए। कठिन है नो डाउट, बिकॉज बहुत सारे लॉज इसके साथ जुड़े हुए हैं एंड पीपल वांट के भी हमारा फायदा हो, बट दिस इज नॉट अबाउट अ पर्सनल person or one religion, it is about the whole country. So if you are talking about the whole country and the benefit and the जो बोलते हैं फायदा of the whole country, तो जब पूरे हिंदुस्तान या पूरे इंडिया की बात हो रही है तो इसमें जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल code and civil law should be applied on it. So it is very important
एंड आई फील दैट इट इज बीन देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. टाइम लगेगा ठीक है, लेकिन शुरुआत होना जरूरी है. एंड लोगों को ये अवेयरनेस होना जरूरी है कि इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट, इट्स गोइंग टू बेटर द लाइव्स ऑफ पीपल. तो ये जरूर करना चाहिए. और मेरे हिसाब से कितने सारे केसेस हुए 1985 में, 1995 में, 2019 में. बहुत सारे लॉज ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि संसद को कंसिडर करना चाहिए और ये लॉ लाना चाहिए और ये कोर्ट को एक्टिवेट करना चाहिए. तो मुझे लगता है कि हाफ द वर्ल्ड इज ऑलरेडी डूइंग इट. एंड हमारे हिंदुस्तान में गोवा में ऑलरेडी यूसीसी अप्लाई हो चुका है काफी सालों से. तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई नॉट द रेस्ट ऑफ द कंट्री. मैं तो यूनिफॉर्म तायरा जी आ रहा हूं. तायरा जी आपके पास आ रहा हूं जी. और होना भी चाहिए. जी बिल्कुल. हम इसमें साहिला चड्ढा जी, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा. कुछ मेहमान मेरे साथ और जुड़ गए, उनका इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं. मेरे साथ एडवोकेट सलीम पर्रे जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है डीपीएपी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अजय भारती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो एक्स एमएलसी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर से, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं. अजय भारती जी और एडवोकेट सलीम पर्रा जी दोनों का स्वागत है जेकेएलएच न्यूज 18 में. और भारत का जो मेगा सर्वे है यूसीसी पर, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं. साहिला चड्ढा जी, आपने कहा कि इसे आना चाहिए और इसमें अब देरी नहीं होनी चाहिए. साहिला जी, आपको भी याद होगा क्योंकि बचपन से यूसीसी के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, कि एक देश एक कानून होना चाहिए. लेकिन इतने सालों से सिर्फ इस पर चर्चा ही हो रही है, इसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ या इसे लागू नहीं किया जा सका है. साहिला जी, नॉट उनको शायद ये पता नहीं है कि उनके फायदे का है, या तो वो जबरदस्ती अड़चन लाना चाह रहे या क्या है. आई डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. क्योंकि अगर ये सबके बेनिफिट का है, अगर ये औरतों के लिए भी बेनिफिशियल है एंड मर्दों के लिए भी आसान हो जाएगा इससे आने से कि लफड़े और डिवोर्सेस और प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स एंड लॉज और ये सब हट जाएगा. इट विल बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. So it will definitely help and it is definitely better. It will save a lot of people from so much of trauma, so many problems. क्योंकि अगर हम हर रिलीजन का इतने सारे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, ठीक है, लेकिन अगर हम इन चीजों के लिए जो कॉमन मुद्दे हैं, अगर इनके लिए हम पर्सनल लॉ लाएंगे तो फिर तो सब बोलेंगे हम घर में भी अपना पर्सनल लॉ अप्लाई करते हैं. ऐसे थोड़ी होता है. एक देश है तो एक देश के हिसाब से हमको चलना चाहिए. वी आर अबाइडिंग बाय ऑल द लॉज एंड ऑल द थिंग्स. हम इनकम टैक्स भी देते हैं, हम जितने भी लॉज है हम सब अबाइड करते हैं. तो व्हाई नॉट सिविल लॉ आल्सो? व्हाट इज रॉन्ग इन इट? जब आपके मन में कोई खोट नहीं है, आपके मन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप देश के लिए क्यों नहीं कर सकते? आई थिंक इट इज वेरी गुड. एंड तायरा जी ने बोला कि टाइम लगेगा. आई एग्री विद हिम कि टाइम लगेगा, लेकिन एक शुरुआत तो होनी चाहिए. एक बहस करने की जगह पे दे शुड फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ proper things that benefit the Indians, benefit the people of India, and वो हिसाब से एक यूनिफॉर्म लॉ बनना ही चाहिए. तो मैं तो इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बनना चाहिए. एंड अगर अच्छाई के लिए और लोगों की तरक्की के लिए और अच्छा है तो आई थिंक मोदी जी शुड इम्प्लीमेंट इट एंड इट शुड बी डन. ठीक है. बिल्कुल साहिला जी, मैं फराह फैज जो कि सीनियर लॉयर भी हैं सुप्रीम कोर्ट की और कानून की जानकार है, आपका सवाल उन्हीं से ले लेता हूं क्योंकि फराह फैज जी, मेगा यूसीसी सर्वे नेटवर्क 18 ने कराया है यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बहस छिड़ी हुई है, और इस पर जो बात साहिला चड्ढा ने कही है कि जब इसमें सबका फायदा है, चाहे महिलाओं की बात की जाए, चाहे पुरुषों की बात की जाए, चाहे मुस्लिम महिलाओं की बात की जाए या दूसरे रिलीजन की महिलाओं की बात की जाए, अगर सबके फायदे की बात की जा रही है तो फिर इसमें अड़चन क्या है, इसमें परेशानी क्या है? हमेशा से जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो अड़चन जो दिखाई देती है तो वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से दिखाई देती है. और मुस्लिम कम्युनिटी में भी वो लोग जो अपने आप को जो है वो कम्युनिटी का सो कॉल्ड ठेकेदार मानते हैं और वो यही तय करते हैं कि व्हाट आर द शरिया लॉज, और मुसलमानों को जो है कौन से लॉज को फॉलो करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए. तो वही लोग हैं जो इसमें अड़चन लेकर के खड़े होते हैं. और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनके अपने बनाए हुए फैमिली लॉज है. ये इन्होंने फैमिली लॉ जो है वो ड्राफ्ट किया हुआ है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का ड्राफ्ट किया हुआ फैमिली कोड है. इसका नाम है मजमू कानून इस्लामी.
ये मजमा कानून इस्लामी जो है ये इनका खुद का पब्लिकेशन है, और इसमें सारे राइट्स जो है वो काजी को दे रखे हैं, जबकि आपको सबको भी पता है कि हमारे यहाँ काजी को कोई जुडिशियल पावर नहीं होती कोई भी केस डिसाइड करने की। लेकिन इसमें जो है सारे मसले, चाहे वो तलाक से रिलेटेड हो, चाहे वो निकाह से रिलेटेड हो, विरासत से रिलेटेड हो, तो वो सारे के सारे जो मसले हैं वो इस मजमा कानून इस्लामी के हिसाब से ये लोग अपने दारुल कज़ा में डिसाइड करते हैं। जबकि 2014 में विश्वलोचन मदान के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि ये जो इस तरह के दारुल कज़ा से जजमेंट देते हैं, इन जजमेंट की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो ये सारे मसले डिसाइड करने का राइट जो है वो फैमिली कोर्ट्स को हो जाएगा। अगर फैमिली कोर्ट डिसाइड करेगा तो इनके दारुल क़ज़ा में ताला लग जाएगा। अभी तक ये सिर्फ औरतों को बेवकूफ बनाते हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में पति और पत्नी मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों को राइट है कि अगर किसी को डाइवोर्स की जरूरत है तो वो अपना फैमिली कोर्ट में जाकर के सूट फाइल कर सकता है। हमारे पास में 1939 का डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है जो औरतों को डाइवोर्स लेने के लिए ग्राउंड प्रोवाइड करता है, लेकिन जेंट्स के पास तो कुछ है ही नहीं। अगर इस तरह से यूसीसी आ जाएगा तो सबके लिए जैसे कानून हो जाएंगे, तब मुस्लिम फीमेल की तरह से मुस्लिम मेल भी जो है वो कोर्ट में जाएगा अपने डाइवोर्स के लिए, और डाइवोर्स के लिए सूट फाइल करेगा और वहां से उसको डाइवोर्स जो है वो डिक्लेयर होगा। तो इनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी ना दारुल क़ज़ाओं की, और इस वजह से ये जो डर इन्हें सताता है, बड़ी एक रुकावट है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। आपने बताया कि ये एक बड़ी रुकावट है जो इसे शरिया और या मुस्लिम उलमा की जो राय है या दारुल क़ज़ा या काजी हजरात जो हैं, ये एक बड़ी रुकावट है। इसे हम और समझने की कोशिश करेंगे। मैं एडवोकेट सलीम पर्रा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी सर, जी सर। सलीम पर्रा जी, जो बात यहां पर हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कही और खासतौर से एडवोकेट फराह फैज ने कही कि इसमें कुछ अड़चने आखिर हैं कहां पर, और जो आज का नेटवर्क 18 का जो यूसीसी पर जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में भी हमने कई सवाल मुस्लिम खवातीन से जुड़े हुए भी सवाल इसमें लिए थे, और इसमें एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पुराना एक इशू रहा है देश का कि क्या सभी पुरुष और महिलाओं के लिए विवाह कानूनी उम्र जो है वो 21 वर्ष का समर्थन करते हैं? क्या जो महिलाओं की एज है और पुरुषों की एज है 21 साल शादी के लिए होनी चाहिए? इस तरह के सवाल लिए गए हैं। और इसके अलावा जो फराह फैज कह रही थी कि इसमें एक अड़चन जो है वो मुसलमानों की एक सोच है या मुस्लिम जो उलमा है उनकी एक सोच है, और इसी वजह से आज तक यूसीसी नहीं आ सका है। देखिए सर, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि जो हमारा मुल्क है, इस मुल्क की खूबसूरती किस में है? We have different people here, we have different cultures here, we have different religions in our country. This is the beauty of our country, unity in diversity. जहां तक फराह जी की बात है, मैं उनकी बात के साथ बिल्कुल कंट्राडिक्ट करता हूं। she is an advocate and she must know it. हमारे जो मुसलमान के केसेस होते हैं वो सारे कोर्ट्स में जाते हैं, शरिया कोर्ट्स की तो यहाँ बात ही नहीं है। Unfortunate part is it's not uniform civil code is not about Muslims only. In our country we have other religions also. We have Sikhs also, we have Parsi brothers also, we have Buddhist brothers also, we have Hindu brothers also. So the beauty of this country is that from the day one till date we are united in our country. Now the people नहीं तो जब सलीम पर्रा जी आप कानून के जानकार भी हैं, आप कानून के जानकार भी हैं, और जो सर्वे का जो सवाल हमने आपसे पूछा है कि क्या शादी की जो उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए महिलाओं की भी और पुरुषों की भी, और इस पर जो सर्वे आया है, जो नतीजा आया है सर्वे का, उसमें 79% लोगों ने कहा है कि यस, महिलाओं की और पुरुषों की एज शादी के लिए 21 साल होनी चाहिए। फिर इसमें अड़चन क्या है, इसमें परेशानी क्या है? देखिए इसमें भी दूसरा सवाल एक, the late marriages are responsible, जितने भी हमारे सोसाइटी में evils है ना, it's only because of late marriage. Once अगर आप चाहते हैं कि आप गुनाहों को रोकें, it's not about Muslims only, it's about Hindu brothers also,
इट्स अबाउट सिख ब्रदर्स आल्सो। अगर आप उनकी शादी लेट करते हैं, आपको लगता है कि 21 साल ठीक है, अगर 20 साल में कोई लड़का या लड़की गलत करती है, गलत काम करती है, उसको आप गुनाह कहते हैं। अगर वैसे कि मुसलमान ये बात करूं, अगर हम चाहते हैं कि उसकी मैरिज हम लीगलाइज करें आफ्टर 18 इयर्स व्हेन शी इज एन अडल्ट, तो वो गलत बात है। ये कौन सी बात है सर? वी आर ऑन द पॉइंट दैट वी लव आवर कंट्री, वी हैव रेस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री। बाकी जो ममालिक हैं, अगर हमारे हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, उनको इसमें जो ब्यूटिफिकेशन हमारे मुल्क में ये है कि हमारे मुल्क में डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, बट स्टिल वी स्टैंड यूनाइटेड। अब इसमें सियासत, जब आप सियासत ठोकते हैं, क्या आप हिंदू को अलग करना चाहते हैं, आप मुसलमान को अलग करना चाहते हैं, आप सिख को अलग करना चाहते हैं? आपने यहां से, मैं जम्मू कश्मीर से वाबस्ता हूं, आपने जब 370 लिया, आपने कहा था कि जी हम फलानी चीज कर लेंगे। यू हैव फेल्ड ऑन दैट अकाउंट। आपने जो इकदाम उठाए उस वक्त, आप मेहरबानी करके वो फुलफिल करें। हिंदुस्तान की जो ठीक है, अब फिर हम डिबेट के बाहर चले जाएंगे। मैं बहुत जल्दी से अजय भारती जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं और उसके बाद फिर हम इस पर और जो सवाल सर्वे में लिए गए हैं उस पर भी हम आएंगे। अजय भारती जी, नेटवर्क 18 ने यूसीसी पर अभी तक का सबसे बड़ा सर्वे कराया है और इस सर्वे में देश का जो मूड है, लोगों का जो मूड है यूसीसी पर, उसे जानने की कोशिश की है। अजय भारती जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल साहब। अजय भारती जी, कई सवाल इस सर्वे में, नेटवर्क 18 के सर्वे में कई सवाल लिए गए थे और इसमें एक सवाल जो लिया गया था, उसका जो सर्वे मैं आपको बताता हूं कि सवाल यह था कि क्या सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार का समान अधिकार होना चाहिए? क्योंकि मुसलमानों में इसका कुछ और कानून है, नॉन मुस्लिम्स में इसका कुछ और अधिकार है और दूसरे रिलीजन की अगर और बात करें तो वहां पर इसका कुछ और कानून है। तो इसका जो सर्वे आया और सर्वे का जो इस सवाल का जवाब आया, उसमें 82% लोगों ने कहा कि बिल्कुल ये संपत्ति के अधिकार का जो मामला है, ये समान अधिकार होना चाहिए। वो हुरेरा साहब, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं पहले कि आप लोगों ने इतना बड़ा सर्वे किया और मैं देख रहा था उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स में लगभग 2/3 मेजॉरिटी के साथ लोगों ने सपोर्ट किया है यूसीसी का। मैं अभी जो मेरे से पहले पैनलिस्ट परा साहब बोल रहे थे, मैं बहुत ही हैरान हूं। वो अभी आज की दुनिया में 21वीं शताब्दी में लेट मैरिजेस को किस प्रकार से इक्वेट करते हैं। लेट मैरिज 19, 20 या 21 साल की लेट मैरिज नहीं कही जाती है। लेट मैरिज 30, 35 के बाद की होती है। क्या पहले, सबसे पहले अगर उसी इशू को ले ले, क्या एक जो हमारी बेटी है, बच्ची है, जो बहन है, क्या उसका शरीर तैयार है शादी की उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तैयार निभाने के लिए? क्या वो बच्चा जन्मने के लिए उसके फिजिकली तैयार है? क्या इस एस्पेक्ट को इग्नोर करते हुए वो कहीं और चले गए और 370 पर पहुंच गए। उन्होंने एक जो दूसरी बात कही कि हमारे देश की खूबसूरती डाइवर्सिटी है। इसमें से डाइवर्सिटी खत्म कहीं से नहीं होती है, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, जो आर्टिकल 44 के तहत जो दायित्व हम 70 साल नहीं निभा पूरा कर सके, उसको अब समय आया है पूरा करने के लिए। और जहां तक मैं देखता हूं कि आम राय, जैसे आपकी सर्वे देखें या जो लॉ कमीशन के जो उन्होंने ओपिनियन मांगी थी, उस पर जो रेस्पॉन्सेज आए, तो मेजॉरिटी जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मेजॉरिटी इस वक्त इस तैयार है इस चीज के लिए, और ये किसके हित में नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, क्या 1937 से पहले भारत खूबसूरत नहीं था? क्या यहां पर को एग्जिस्टेंस नहीं थी? जहां तक मेरी जानकारी, लिमिटेड ही है होगी लीगली शायद, लेकिन जो ये शरिया लॉ यहां पर आया है वो 1937 में आया है। उससे पहले हजारों वर्षों से भारत खूबसूरत था और इकट्ठे सब लोग रहते थे, हिंदू मुस्लिम भी साथ में रहते थे। इवन मैं अभी एक आर्टिकल रहा था गुरु एस गुरुमूर्ति साहब का, कि इवन जब औरंगजेब टाइप के जो व्यक्ति थे जो शुद्ध इस्लामिक लॉ लाना चाहते थे, उस वक्त भी शरिया लॉ नहीं था। तो अब अचानक ऐसे क्या हुआ? इंपैक्ट ये हुआ 1937 के 10 सालों में, जब ये लॉ लागू हुआ, 10 सालों में देश का विभाजन हुआ, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सेपरेशन हुई।
तो इस अगर जब यूसीसी आएगा, जब कॉमन सिविल कोड आएगा, वो साइकोलॉजिकल बैरियर खत्म हो जाएगा, हम सब इक्वल फुटिंग पर होंगे और कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें किसी की रिलीजियस फ्रीडम को कर्टल किया जाता है। इसमें कोई ये नहीं है। मैं एक छोटी सी और बात कहना चाहता हूं, अगर हम मानते हैं कि पर्सनल लॉज है तो वो क्रिमिनल लॉज में लागू क्यों नहीं है? चोरी करने पर फिर हाथ क्यों नहीं, अडल्ट्री पर फिर स्टोनिंग टू डेथ क्यों नहीं है? तो ये जो लोग इसके कहते हैं कि जो ये पर्सनल फ्रीडम में है, तो उस पर क्यों नहीं वो कहते हैं कि भाई वो भी लागू करिए, फिर जो भी अगर कोई मुस्लिम मान लीजिए चोरी करता है उसका हाथ काटना चाहिए। भाई हम एक 21वीं शताब्दी के भारत में रह रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, इसलिए सबके लिए समान कानून होना चाहिए, ऐसी मेरी ओपिनियन है। तो बिल्कुल अलग अलग लोगों की इस पर राय है और मिला जुला रिएक्शन है जो मेगा यूसीसी सर्वे नेटवर्क की टीम ने करा, और इसी पर हम अपने पैनलिस्ट से भी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ताहिरा हसन जी आपके पास आना चाहूंगा। एक तो कुछ रिएक्शन आप देना बीच में चाह रही थी, वो रिएक्शन भी आप दीजिएगा, लेकिन इस सर्वे में ताहिरा जी कई सवाल शामिल किए गए थे। उस एक सवाल को जी एक सवाल को मैं ले लेता हूं, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। इसमें कई तरह के सवाल लिए गए थे। इसमें देखिए मुसलमानों से जुड़ा हुआ, शादी से जुड़ा हुआ अक्सर ये मसला रहा है कि एक से ज्यादा शादी का मसला। नेटवर्क 18 का जो सर्वे था इसमें एक सवाल यह भी था, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी करने का अधिकार होना चाहिए? और सर्वे का जो रिजल्ट था, जो लोगों की राय थी, इसमें 76% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ताहिरा हसन जी। जी बिल्कुल। देखिए पहले मैं इसका जवाब देती हूँ। पहले मैं ये कह दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे पहले मैंने कहा जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल ला रहे थे, तब भी उनके जहन में यही था कि ये जेंडर जस्टिस के लिए एक पाथ पे पहला कदम होगा। लेकिन उस वक्त टॉल लीडर्स ने उसका अपोजिशन किया। देखिए जब भी कोई रिफॉर्म होता है अपोजिशन होता है, और वो बाद में नेहरू जी ने 4 उसमें बांटा, उसको पारित किया। लेकिन आजाद हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर ने रिजाइन किया, अंबेडकर जी ने। वो अंबेडकर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि वो औरतों की जस्टिस की बात करना चाहते थे, वो जेंडर जस्टिस की बात करना चाहते थे। तो यूनिफॉर्म ये गोवा सिविल कोड की अभी बात कोई पैनलिस्ट कर रही थी। मेरा कहना है गोवा सिविल कोड में तो एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बात है जो पूरी तरह से जेंडर जस्टिस को वायलेट करता है। उसमें हिंदू मर्द दूसरी शादी कर सकता है इफ वाइफ फेल्स टू डिलीवर मेल चाइल्ड बाय द एज ऑफ 30। आप सोचिए, साइंटिफिकली अब प्रूफ हो गया है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। और औरत को इस तरह से ट्रीट करना, तो मुझे लगता है जो भी लॉ बने, मेरा मानना है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि पर्सनल लॉज में रिफॉर्म हो, कोडिफाई किए जाए। कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ हो तो उसको रिफॉर्म कीजिए, क्योंकि ये आप ला रहे हैं मेन चीज जो उसमें बैक ऑफ द माइंड है कि औरतों को जस्टिस मिले, जेंडर जस्टिस की बात है। तो इसी तरह से 4 पत्नियां की बात जो है मुस्लिम्स में जो दिया है, ये नेशनल हेल्थ सर्वे का भी आया है, बहुत कम है जिन्होंने 4 किया है, पॉलीगेमी किया है। लेकिन अगर एक ने भी किया है तो गलत है। पॉलीगेमी किसी को करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये औरत के साथ इनजस्टिस है। तो मुझे लगता है इसको तो हटा देना चाहिए। 76 या कितने आप बता रहे लोग हैं, 100% होना चाहिए कि पॉलीगेमी को हटा दीजिए। और 21 साल शादी की उम्र, ठीक है 21 क्या, और ज्यादा भी हो तो कोई हर्ज नहीं है। बच्चियां पढ़ेंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी, डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, साइंटिस्ट बनेंगी, भाई सिविल सर्विसेज में ट्राई करेंगी, उसके लिए एग्जाम्स देंगी, तो पढ़ेंगी। क्योंकि बच्चियों को अगर आप पहले शादी कर देते हैं तो उनका बचपन छिन जाता है। और दूसरी बात, बॉडी बायोलॉजिकल तैयार नहीं है प्रेगनेंसी के लिए। उसके बाद वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, जो बच्चे होते हैं मेल नरिश्ड होते हैं, और मदर मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि औरतों को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करने की बात होना चाहिए। और इस्लाम में खुद इतनी ऊंची जगह दी गई है। उस वक्त प्रॉफिट ने जो बच्चियां दफन कर दी जाती थी, उस वक्त उन्होंने रिफॉर्म की बात की। मैं तो उनको सबसे बड़ा रिफॉर्मर मानती हूँ कि फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ और जो बच्चों को दफन कर दिया जाता है उसके खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई। सलीम पर्रा जी, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। सलीम पर्रा जी।
जो इस बहन से पहले जो हमारे पैनलिस्ट थे, मैं उनसे यह गुजारिश करना चाहता था कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन पर्सनल लॉ एंड शरिया। वो कहते थे ना कि हम क्यों नहीं मांगते हैं कि जनाब कोई चोरी करता है वो उसके हाथ काटे जाएं। Our personal law has been identified and approved by our country, by the parliament of our country. We are not living in Saudi Arabia. We are not living in Afghanistan. We are living in India and we are proud to be the citizens of India. The problem is, it's not about a single religion. सलीम पर्रा जी, की बात नहीं है। सलीम पर्रा जी, इस पर अजय भारती जी से हम रिएक्शन लेंगे। आपने उनसे सवाल किया है, उनका रिएक्शन हम लेंगे। और नेटवर्क 18 का जो ये मेगा सर्वे यूसीसी पर, इस पर लगातार जो दूसरे सवाल भी शामिल किए गए, उनका जो सर्वे आया है, जो नतीजा आया है, उस पर भी हम लगातार जो हमारे पैनलिस्ट जुड़े हैं उनकी राय लेते रहेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। Channels, 15 languages. कांगड़ा जिले में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। सोलन की रिफोरेस्टर संस्था की ओर से 9 जुलाई को शमलेच में फॉरेस्ट पार्क में 8वां पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वो लोग पर्यावरण को बचाने के लिए अभी से जागरूक हो सके। वहीं एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी संस्था की ओर से करवाया जाए। नाहन में श्री सत्य साई सेवा समिति की ओर से सैनवाला में पौधारोपण किया गया। इस दौरान सत्य साई सेवा समिति से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पौधारोपण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सत्य साई सेवा समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान ने बताया कि सत्य साई सेवा संगठन ने प्रदेश भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा और इसी कड़ी में सिरमौर में भी जगह जगह पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। नाहन में पुलिस ने एक ऐसे अंतर राज्य चोर के गिरोह को सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया जो एक बड़ी धार्मिक आयोजनों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। नाहन में इस गिरोह ने सदस्यों ने जगन्नाथ यात्रा के दौरान चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाहन पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। सोलन में दुर्गा पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें 9 जिलों के 120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में लाहौल स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों को छोड़कर सभी 9 जिले के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि प्रतियोगिता अंडर 11 से शुरू होकर 50+ उम्र के खिलाड़ियों के लिए भी आयोजित हो रही है और प्रतियोगिता का उद्घाटन एडीसी सोलन अजय यादव ने किया। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई के बाद होगी। धारा 370 की सुनवाई के बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से याचिका की कॉपी भेजने को कहा है। देश में समान नागरिक संहिता पर बयानबाजियों का दौर जारी है। इस मामले पर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि प्रस्ताव आने दीजिए और हम उसके अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि अगर यूसीसी अल्पसंख्यक समुदाय पर असर डालेगी तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने 370 हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कहा कि यह अच्छा कदम है। एलजी लद्दाख बीडी मिश्रा ने जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत लेह के सोवा रिगजा चिकित्सकों के 2 दिवसीय वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस मौके पर एलजी लद्दाख ने कहा कि पीएम मोदी के तहत आयुष प्रणाली को बढ़ावा मिला है। लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने भी सभा को संबोधित किया।
तो यूसीसी पर मेगा सर्वे नेटवर्क 18 का यह मेगा सर्वे है और इस पर देश का मूड जानने की कोशिश की है। सर्वे हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सर्वे का जो नतीजा था वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया और इस पर अब अलग अलग लोगों से जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे उनकी राय लेने की हम कोशिश कर रहे हैं और इस पर बहुत से लोगों का रिएक्शन भी पहले आया है, क्योंकि यूसीसी पर जो एक बहस छिड़ी है, यूसीसी की जो मांग उठ रही है, इस पर सबसे पहले नेटवर्क 18 ने इतना बड़ा और मेगा सर्वे किया है। इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद अजय भारती जी आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि एडवोकेट सलीम पर्रा जी ने सवाल भी उठाया था और आपसे उन्होंने शरिया और यूसीसी को लेकर सवाल किया था। इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा, रिएक्शन दीजिएगा, लेकिन नेटवर्क 18 का जो आज का सर्वे था, इस सर्वे में कई सवाल शामिल किए गए थे। लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और इस सर्वे का जो एक सवाल है वो सवाल भी हम ले लेते हैं। अजय भारती जी, एक सवाल यह था कि क्या धर्म की परवाह किए बिना गोद लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिस पर 65% लोगों ने कहा था कि यस, यानी 65% से ज्यादा लोग सहमत थे कि धर्म की परवाह किए बिना गोद लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। अजय भारती जी। जी अबू हुरैरा जी अबू हुरैरा साहब, मैं तो हैरान हूं कि पर्रा साहब ने क्या कहा कि शरिया और पर्सनल लॉ में अंतर है। मैं जितने भी रिएक्शंस देखता हूं, खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, वो कहते हैं कि हमारे मजहब में इंटरफेरेंस हो रही है। दैट मीन्स पर्सनल लॉ इज बेस्ड ऑन उनके हिसाब से शरिया या इस्लामिक लॉ। तो अगर ये उसको कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है तो गलत क्या, तो ये ठीक है कि वो ठीक है, इनको ही बताना चाहिए। मेरा जहां तक मैंने पहले भी कहा और दोबारा दोहराता हूं, मेरे हिसाब से ये जो पर्सनल लॉ है ये 1937 में आया है। 1937 के बाद ही उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। तो मैंने 1937 तक यहां पर जो हिंदू और मुसलमान इकट्ठा रहते थे उनको कोई दिक्कत नहीं थी ना, वो भी तो किसी न किसी लॉ से गवर्न हो रहे थे और एक खूबसूरती बनी हुई थी। जहां तक आपने ये जो धर्म, मैं इस शब्द का शायद उस ढंग से समर्थन नहीं करूंगा कि परवाह किए बगैर, मैं ये कहता हूं कि मेरे हिसाब से धर्म इसकी कभी वो नहीं करेगा कि भाई आपकी जो जायज ठीक बात हो उसको नहीं करिए। धर्म की परवाह न करिए, धर्म का सम्मान करते हुए जो उसमें जो चेंजेस होती है वक्त के साथ, समय के साथ जो बदलाव आता है उसको एक्सेप्ट करते हुए क्यों नहीं होना चाहिए। आखिर मान लीजिए किसी के बायोलॉजिकल या फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, वो बच्चा कंसीव नहीं कर सकता, तो उसको क्या बच्चों के उस खुशी से महरूम रखा जा सकता है क्या? तो आज अगर ऐसी टेक्निक्स आई है, ऐसा अगर कुछ ऐसी बहुत सी चीजें अभी तक तो हजार साल पहले, अभी तक तो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, इसी वजह से तो कहा जा रहा है कि एक देश और एक कानून। अगर मुस्लिम का बच्चा है तो यह कहा जाता था कि नॉन मुस्लिम इसको लेने का उसे अधिकार नहीं है, या नॉन मुस्लिम का तो कहा जाता था मुसलमान इसको नहीं ले सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल हाँ, रिलीजियस को अंतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। खासकर अगर बच्चा छोटा है, अगर कॉन्शियस है तो उसकी व्यूज का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये मैं समझता हूं। बाकी जो मेरे उसमें से एक तायरा जी ने जो शायद एक बात कही, जब ये नया कानून बना, अभी देखिए अभी बहुत से लोग वैसे ही इसका अपोजिशन करने लगे। जब उसका ड्राफ्ट आएगा, जब उसकी बात आई, तब ये बातें उसमें इनकॉर्पोरेट होंगी, ऐसा हमको मानना चाहिए। और अगर अभी समय है तो हमको सुझाव इन राइटिंग देकर इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे जो पॉजिटिव प्रोग्रेसिव सुझाव है वो लॉ कमीशन और सरकार के पास पहुंचे, ताकि वो उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। बिल्कुल। मैं सैला चड्ढा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सैला चड्ढा जी, चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद साहिला चड्ढा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं फराह फैज जी बहुत देर से वेट करें। फराह फैज जी, क्योंकि आप कानून से भी जुड़ी हुई हैं और ये पूरी जो पेचीदगियां हैं ये भी तकरीबन सब कानून से ही एक तरह से जुड़ी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो इसमें तमाम मजाहिब, जितने रिलीजन, उनकी जो महिलाएं हैं उन्हें एक मजबूती मिलेगी? ये मुस्लिम मर्दों को भी मजबूती देता है जी। और जो आज मुस्लिम मर्द जो है डाइवोर्स के लिए परेशान रहते हैं और वो तरीके से
जो है नए नए वो तरीके निकाल करके महिलाओं को तलाक दे रहे हैं, अपनी बीवियों को तलाक दे रहे हैं, वो चीजें रुक जाएंगी। अभी सलीम फर्रा साहब ने मेरी उसके बाद में कहा था कि मैं जो है फैज के वर्जन को जो है कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं और मुस्लिम मेल जो है वो कानून के हिसाब से ही अपनी डाइवोर्स फाइल करता है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का शरिया जो इनका शरिया कोर्ट चलती है, दारुल कज़ा चलती है, ये वहीं का है। मुस्लिम मेल फैमिली कोर्ट में नहीं जाता बल्कि इनके दारुल कज़ा में ही जाता है, क्योंकि मुस्लिम मेल के पास में कोई कानून है नहीं कि वो किस तरह से या किस एक्ट में या किस सेक्शंस में, कौन से एक्ट के किस सेक्शन में कोर्ट में जाएंगे और अपना सूट फाइल करेंगे। उनके पास में इस तरह को कोई कानून है ही नहीं। सिर्फ 1937 का जो शरिया एप्लीकेशन एक्ट है, जिसका भी जिक्र हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसमें सिर्फ उसके सेक्शन 2 में ये लिखा है, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, दे विल बी डिसाइडेड एज पर द शरिया लॉ। और शरिया लॉ क्या है ये कौन बताएगा? वो तो सिर्फ इनके मुफ्ती इकराम ही बताएंगे, ये सिर्फ उलेमाज ही बताएंगे। तो अगर ये कोडिफिकेशन हो जाता है और सबके लिए एक जैसा, अगर मैं बताऊं, अगर शरिया का कोडिफिकेशन करते हैं तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो सारी चीजें निकल के वही आएंगी। आज भी मेंटेनेंस के लिए जो मुस्लिम औरतें हैं वो 125 सीआरपीसी में अपना सूट फाइल करती हैं। आज भी अगर किसी को जो है डाइवोर्स चाहिए वो फैमिली कोर्ट में जा रही है। आज अगर किसी को, अब तो लड़कियां जो है वो सेकंड मैरिज के लिए सिविल स्टे मांगने के लिए भी कोर्ट में ही जा रही हैं। तो जब ये सब लोग कोर्ट में जा ही रहे हैं तो इनके लिए एक वेल डिफाइंड, एक कोडिफाइड लॉ एक जैसा क्यों नहीं हो जाना चाहिए? और अगर एक जैसा लॉ आ जाता है तो कल्चर में कहाँ फर्क आएगा? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से ये कहा जाएगा कि आप जो है निकाह नहीं करिए, आप जो है साथ जाइए और 7 फेरे ले लीजिए? अभी तक देखिए, जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो हिंदू मैरिज एक्ट 2007 से पहले तक सिख, बुद्ध और जैन और हिंदू 4 कौमों पर अप्लाई होता था। अभी सिख उससे थोड़ा अलग हो गए हैं। तो जब वो 4 कौमों पे अप्लाई हो रहा था तो क्या उनकी शादियों के तरीके जो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, तो क्या उनमें कोई फर्क था? नहीं, कोई फर्क नहीं था। वो सब लोग अपने कल्चर के हिसाब से, अपने रिचुअल्स के हिसाब से शादी करते थे। सिख जो था वो गुरुद्वारे में जाता था शादी करने के लिए, वहां 4 फेरे वो जो है वो लेते थे, वो लवा फेरे जिसको बोलते हैं। जो हिंदू है वो 7 फेरे लेते हैं। यूसीसी आएगा तो ये तमाम चीजें तो बदल जाएंगी ना? यूसीसी आएगा तो तमाम चीजें बदल जाएंगी। यूसीसी आएगा, वो कल्चर किसी का बैन नहीं होगा। जो शादी का तरीका है सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने मजहब ये तमाम चीजें क्लियर करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, जब ड्राफ्ट आएगा उसमें ये तमाम चीजें, अभी तो ड्राफ्ट बिल्कुल, अबू रहरा साहब अभी तो ड्राफ्ट ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, फरा फैजी आपने बहुत इंपॉर्टेंट, जी बिल्कुल बिल्कुल, ड्राफ्ट आएगा उसमें चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि लोग तो बहुत तरह से डरे हुए हैं। क्योंकि मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि आपके यहाँ जिस तरह से निकाह होता है और जो रस्म और जो कल्चर है वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जैन और सिख जो है उनके यहाँ जिस तरह से होता है वो चीजें खत्म हो जाएंगी। अबू रहरा साहब, मैं बस 2 मिनट की बात और कहूंगी। ये चीज किसी ने नहीं की, ये सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि अगर यूसीसी आ जाता है, ये हमारे पर्सनल लॉज में दखल होगा, हमारा जो पर्सनल लॉज है वो एबॉलिश कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो बहुत ही ज्यादा गलत है वो ये क्या करते हैं कि फौरन जो है वो मस्जिदों में ऐलान करवाना शुरू कर देते हैं। अभी भी राशिद फिरंगी महली साहब की जो अपील थी, उन्होंने कहा कि जुमा की नमाज के बाद मैं सलीम जी आ रहा हूं, तो आप जो है लोगों को अवेयर करें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और आप उनको बताएं, और आप उनसे फॉर्म भरवाने लगते हैं। तो आप जब उन्हें फॉर्म भरवा रहे, क्या लोगों को इतनी समझ है कि क्या कानून उसका ड्राफ्ट क्या है, ये हमारे अगेंस्ट कैसे हो जाएगा? आपने ये तो बताया नहीं। नहीं, बिल्कुल उसके ड्राफ्ट आने का तो इंतजार करना चाहिए। मैं साहिला चड्डा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? साहिला जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? क्या आ रही जी जी साहिला जी, मेरा सवाल यही था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता और एक देश एक कानून होता है तो महिलाओं को मजबूती मिलेगी, महिलाओं को एक शक्ति मिलेगी यूसीसी से। राइट, ये तो 100% शक्ति मिलेगी। मैं तो कह रही हूँ, मैं यही तो समझा रही हूँ। मैं पहली बार भी यही बोला कि महिलाओं को भी शक्ति मिलेगी
और आदमी लोग को भी रिलीफ और शक्ति मिलेगी, उनको भी। क्योंकि आप जिस मजहब से आप शादी करना चाहते हैं, भले आप हिंदू के हिसाब से कीजिए, आप क्रिश्चियन के हिसाब से कीजिए, आप मुस्लिम के हिसाब से कीजिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इट इज ओनली व्हेन जहां डिस्प्यूट्स होंगे, जहां प्रॉब्लम्स आएंगे, भले वो मैरिज का है, भले वो प्रॉपर्टी का है, भले वो अडॉप्शन का है, भले वो दूसरी चीजों का है, वहां पे एक यूनिफॉर्म लॉ होगा जिसमें जो सच्चाई है वो ही हिसाब से होगा। ये नहीं कि फेवर होगा कि यहाँ होगा और उनके हिसाब से होगा और ये होगा। पर्सनल लॉज जो बने हुए हैं चीजों के लिए, तो मुद्दे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए वी नीड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिकॉज ऑफ दैट रीजन। और ये जब एक्चुअली एक्टिवेट होगा तो बहुत सारी चीजें जो अच्छी चीजें हैं फॉर द इंडियंस वो सामने आएगा। It is not about any mazhab, it's not about any religion, it is about having a uniformity of, मतलब एक स्टाइल टू लिव। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका और बेटर हो जाएगा। हमारे पास पहले डायल फोन्स होते थे, उसके बाद अभी हमने अडेप्ट किया एंड वी हैव मोबाइल फोन्स नाउ। तो ये फर्क हमने एडजस्ट किया, हमने अडेप्ट किया। तो लोगों को वैसे ही हमें भी अडेप्ट करना चाहिए, बिकॉज ये नॉट ओनली विमेन को ऑफ कोर्स बेनिफिट होगा जहां ये पर्सनल लॉज है और ये सब होगा, बट मर्दों के लिए भी अच्छा है। जैसे बाकी पार्टिसिपेंट्स एडवोकेट सलीम परा जी, जिस तरह से यहाँ पर कई पैनलिस्ट ने बार बार ये बात कही है, जो बात साहिला चड्ढा जी ने भी कही कि सबके लिए महिलाओं को मजबूती मिलेगी और पुरुषों को भी, मर्दों को भी उससे एक तरह से मजबूती मिलेगी। तो इसमें फिर नुकसान क्या है, यूसीसी में परेशानी क्या है? अबू हुरैरा जी, एक जो आपने भी नोटिस की होगी, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे पैनलिस्ट्स हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली इस्लाम। मैं ये कहता हूँ नहीं, अगर रिफॉर्म होता है तो इसमें परेशानी क्या है? रिफॉर्म अगर होता है, मेरी बात सुने ना जनाब, मेरी बात सुने ना, मैं इनकी ही बात आपके सामने रखूंगा। यहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं, यहाँ पर सिख भाई भी रहते हैं, यहाँ पर पारसी भाई भी रहते हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट भाई भी रहते हैं। अभी शैला जी ने एक बहुत अच्छी बात की, इट्स अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंड बिलीव मी, हम साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की बात नहीं करेंगे। हम अगर नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, जो दिल्ली में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इट इज नॉट इन जम्मू। जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जम्मू में है वो कश्मीर में नहीं है। जो आपका गोवा में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बम्बई में नहीं है, मुंबई में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। सो इट चेंजेस, इट्स द ह्यूमन नेचर। मसला यह है कि व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूसीसी आएगा, तमाम चीजें यूसीसी आने के बाद यही तो बड़ा बदलाव होगा यूसीसी से। जिस यकसानियत की आप बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी की आप बात कर रहे हैं, यही तो बदलाव आएगा इससे। गोवा में जो आप खाना खाते हैं, क्या वो आप दिल्ली जिस तरह से लोग कश्मीर में रहते हैं उसी तरह से लोग जम्मू में रहने लगेंगे। जो कानून गोवा के लोगों के, वही कानून महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों के होंगे। यही बात तो यूसीसी में की जा रही है। हमारे हिंदुस्तान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो आईन है, वो सबसे बड़ी, और एज फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर कंसर्न्ड, दिस इज द होली बुक फॉर द सिटीजन्स ऑफ कंट्री। राइट टू कल्चर इज आवर फंडामेंटल राइट। एंड अगर यूसीसी लाया जाता है, इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम्स ओनली, इट्स अबाउट ऑल द रिलीजन्स। आई से इट्स अबाउट हिंदूज आल्सो। अभी कानून आया नहीं है। आप अभी कह रहे थे कि आप कयास आराई कर रहे हो कि इसमें ये होगा, इसमें वो होगा। अगर कानून अभी आया नहीं है, देन हाउ कैन यू परस्यू दैट इट कैन ब्रिंग सच रिफॉर्म्स? इसको लाने से पहले हमारी गुजारिश ये रहेगी कि हिंदुस्तान जिसके लिए माना जाता है, बाकी ममालिक यहाँ पर। चलिए अजय भारती जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं ताहिरा जी मैं आ रहा हूं। अजय भारती जी, मैं छोटी दो बातें कहना चाहता हूं। नंबर एक, आर्टिकल 14 का क्या होता है, मेरे और पर्रा साहब के बीच में क्यों इनइक्वलिटी रहेगी? ये जो राइट टू इक्वलिटी है, एक तो उसको भी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। वो कानून, हम कानून के आगे सब बराबर है और एक जैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, इन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में क्यों कहा जाता है। सबसे ज्यादा इसमें तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन सबसे ज्यादा जो वोकल सपोर्ट है, बात सुनिए पूरी, हमने तो आपकी बात को बीच में नहीं काटा सर। सलीम जी सुन लीजिए। इसमें क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा रिएक्शन
जो सबसे ज्यादा रिएक्शन आया वो उनमें से भी कॉमन मुसलमान से नहीं, जो उस मुस्लिम समाज में तो सपोर्ट है। जो आपके सर्वे हुआ क्या उसमें मुस्लिम लोग नहीं थे जिन्होंने ओपनली सपोर्ट किया? लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं जो दुखद भी है और उसको एड्रेस करने की भी जरूरत है। आपने देखा होगा ऐसे कई इंस्टेंसेस है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के हो या समाज में भी, कि किसी हिंदू ने दूसरी शादी करनी है तो वो कन्वर्ट टू इस्लाम करता है। क्या वो ठीक है? क्या उसमें वो बदनामी किस चीज की होती है? तो ये जो तरीका है, अगर यकसा लॉ होगा, अगर कॉमन सिविल कोड होगा तो ऐसी जो उसकी अगर कानून के इजाजत देगा तो करेगा, नहीं तो कहीं पर भी कन्वर्ट करने के बाद भी नहीं हो सकता। तो ऐसे जो डिस्टॉर्शंस है उसको एड्रेस करना है तो आपको कॉमन सिविल कोड चाहिए और बहुत जल्द चाहिए। 70 साल हमने इंतजार किया, अब इसको लागू कर। ठीक है अजय भारती जी, बात हो गई। ताहिरा हसन जी, क्योंकि बहुत से रीति रिवाज और ट्रेडिशन है जिसे देखकर, और बहुत से कानून ऐसे जिसे देखकर, कई लॉ ऐसे हैं जिसे देखकर लगता है कि नहीं अब इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, इस पे एक बदलाव होना चाहिए। और देश का जो मूड है, नेटवर्क 18 के सर्वे के बाद देश का जो मूड सामने आया वो भी यही बता रहा है कि इसमें बदलाव की जरूरत है, अब रिफॉर्म की जरूरत है। जो पुरानी चीजें हैं, जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, उसमें भी एक बड़े बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। तो देखिए, मैंने शुरू में ही कहा बोहरा जी कि रिफॉर्म की जरूरत है, और मैंने वो एग्जाम्पल भी दिया जी कि आजादी के बाद जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया था पार्लियामेंट में, तो किस तरह से उसका विरोध हुआ था। फिर हर की चीजें आई ना रिफॉर्म के। सती प्रथा को बंद किया गया। सती प्रथा भी एक कहते थे हिस्सा है हिंदू समाज का, लेकिन उसको बंद किया गया। चाइल्ड मैरिज पे बैन लगा। ऐसे बहुत से कानून आए। अजय भारती जी कुछ कह रहे हैं। जी अजय भारती जी कुछ कह रहे हैं। उनको खत्म किया गया। सती प्रथा हिंदू रिलीजन या हिंदू धर्म के हिस्सा नहीं है। वो कुछ मामलों में आफ्टर 14th सेंचुरी आया था, उससे पहले आप कहीं नहीं देखेंगे। सती प्रथा एक लिमिटेड कुछ हिस्सों में था, जिसको रिफॉर्मर्स ने खत्म किया। कुप्रथा थी जिसको हिंदू, बिल्कुल हाँ, और सामने आकर समाज ने उसको रिफॉर्म किया। बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ कि वो कुप्रथा थी, उसको भी खत्म। कोई प्रथा अगर चलती, हम कल्चर और ट्रेडिशन की बात भी कर रहे हैं कि एवरी रीजन हैज इट्स ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन। उसमें ऐसे भी कल्चर और ट्रेडिशन है जो औरतों को सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं, तो उनको भी खत्म करने में समय लगता है और उसको खत्म किया गया। इसी तरह से मुझे लगता है जेंडर जस्टिस का पाथ पे आगे जाने के लिए जो पर्सनल लॉज है उनको कोडिफाई किया जाना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग लॉज है जो डिस्क्रिमिनेटरी है, जो औरत के खिलाफ है, महिला के खिलाफ है, उसको बदलने की जरूरत है। उसमें ये कहना कि नहीं ये हिस्सा है, नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल मुसलमानों का इशू सिर्फ नहीं है, मैं फिर बहुत साफ कह दूं। मैंने इससे पहले पूरा एग्जाम्पल दिया था। हिंदू में भी मिताक्षरा एक ब्रांच है जो लड़कियों को नहीं देते हैं राइट प्रॉपर्टी में। नॉर्थ ईस्ट के हमारे ट्राइबल्स हैं जो मल्टीपल वाइफ रखते हैं, उनको अलग से स्पेशल स्टेटस भी है उनके अपने रहन सहन कल्चर के लिए। जो भी उनकी रीतियां हैं, 371 है उनके पास स्पेशल स्टेटस। तो वो तमाम चीजें हैं, इन सब में हल्के हल्के बातचीत और रिफॉर्म की जरूरत होगी और बेहतर एक पोजीशन बनाने की जरूरत होगी। मुसलमानों ने, जैसे मैंने पहले सिर्फ रिफॉर्म या एक देश और एक कानून? ताहिरा जी, दो चीजें हैं, सिर्फ रिफॉर्म या एक देश और एक कानून? नहीं, मुझे लगता है रिफॉर्म करें, कोडिफाई करें पर्सनल लॉज वगैरह को, ये ज्यादा बेहतर होगा। यूसीसी आने में टाइम लगेगा। ये बहुत कोई से कह रही हूँ। साइला चड्ढा जी आप कुछ कह रही हैं? साइला चड्ढा जी कुछ आप कुछ कह रही हैं? मैं कह रही हूँ एक देश एक कानून होना बहुत जरूरी है। मजहब की बात नहीं है, कुछ नहीं है। वी आर ऑल इंडियंस एंड वी हैव टू अबाइड बाय द इंडियन लॉ। तो ये संसद को लागू करना चाहिए। यस, कीपिंग इन माइंड के महिलाओं के लिए कोई गलत चीजें जो है वो हट जाए, और पुरुषों के लिए भी जहाँ दिक्कत आ रही है, जहाँ प्रॉब्लम्स है, वो भी हट जाए, और एक यूनिफॉर्म लॉ आना बहुत जरूरी है। ये मजहब की बात नहीं है, कोई पॉलिटिकल मूव नहीं है, कोई
कोई ऐसा कुछ पर्सनल कुछ भी नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए और देश का यही मूड है। और नेटवर्क 18 का मेगा जो सर्वे हुआ, इस सर्वे में भी यही चीजें निकल कर आई हैं कि अब रिफॉर्म होना चाहिए, एक देश और एक कानून होना चाहिए। और देश का मूड हमने यूसीसी पर जानने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। साहिला चड्ढा जी, ताहिरा हसन साहिबा, फराह फैज जी, एडवोकेट सलीम पर्रा जी और अजय भारती जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।